आर्थिक घटना चक्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। विदेश में भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2024 में कितना था? विकल्प ए 13.75 अरब डॉलर, विकल्प बी 13.49 अरब डॉलर, विकल्प सी 12.50 अरब डॉलर, विकल्प डी 15.75 अरब डॉलर। सही उत्तर है विकल्प ए 13.75 अरब डॉलर। उत्तर की व्याख्या। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया एफडीआई कुल 13.75 अरब डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2023 में किए गए एफडीआई 13.49 अरब डॉलर से मामूली ही अधिक था। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 भारत, 2 चीन, 3 रूस, 4 वेनेजुएला, 5 इंडोनेशिया, 6 चिली, 7 अर्जेंटीना। उपर्युक्त में से कितने देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशेष 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची यानी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? विकल्प ए केवल 4, विकल्प बी केवल 5, विकल्प सी केवल 6, विकल्प डी सभी 7। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 7। उत्तर की व्याख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें उन देशों को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा जाता है जिनमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन में कतिपय समस्याएं पाई जाती हैं। वर्ष 2024 की रिपोर्ट में भारत, चीन, रूस, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, चिली तथा अर्जेंटीना को इस वर्ष प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। प्रश्न संख्या 3। स्थायी लेखा संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए 31 मार्च 2024 तक देश में 74.67 करोड़ पेन जारी किए जा चुके थे। विकल्प बी 31 मार्च 2024 तक 70 करोड़ पेन आधार से लिंक हो चुके थे। विकल्प सी पेन धारकों में पुरुष महिला अनुपात 2023-24 में 1.35 था। विकल्प डी यदि पेन को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो आयकर दाता को रिफंड नहीं मिलेगा। सही उत्तर है विकल्प बी 31 मार्च 2024 तक 70 करोड़ पेन आधार से लिंक हो चुके थे। उत्तर की व्याख्या। 31 मार्च 2024 तक जारी 74.67 करोड़ स्थायी लेखा संख्या में से 60.5 करोड़ पेन आधार से लिंक हैं। प्रश्न संख्या 4। भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को नियमित बैंक या यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए कतिपय मानक पूरे करने की घोषणा की है। इन मानकों में शामिल हैं: 1 रुपये 1000 करोड़ की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति यानी नेटवर्थ। 2 आवेदक लघु वित्त बैंक का शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। 3 आवेदक लघु वित्त बैंक बीते 2 वर्षों में शुद्ध लाभ कमाया हो। 4 सकल गैर निष्पादित आस्तियां 3% तथा शुद्ध गैर निष्पादित आस्तियां 1% से कम या इसके बराबर हों। 5 पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात मानक पूरा करता हो। उपर्युक्त में से सही है। विकल्प ए केवल 3, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी सभी 5, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 5। उत्तर की व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 अप्रैल 2024 को जारी दिशा निर्देशों में देश में कार्यरत 11 लघु वित्त बैंकों को नियमित बैंक या यूनिवर्सल बैंक बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये बैंक हैं AUSFB, उज्जीवन SFB, इक्विटास SFB, उत्कर्ष SFB, जन SFB, ESAF SFB, सूर्योदय SFB, कैपिटल SFB,
नॉर्थ ईस्ट SFB, शिवालिक SFB, यूनिटी SFB पात्र लघु वित्त बैंकों के लिए चिन्हित प्रवर्तक होने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन नए प्रवर्तक शामिल नहीं किए जा सकते। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP में 8 प्रमुख उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% है। 2. वित्त वर्ष 2023-24 में 8 प्रमुख उद्योगों की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधारित वृद्धि दर 7.5% रही है। 3. वित्त वर्ष 2023-24 में इस्पात क्षेत्रक सबसे तेजी से बढ़ा है। सही कूट है। विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 1 और 3, विकल्प C 1, 2 और 3 सभी, विकल्प D उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प C 1, 2 और 3 सभी। उत्तर की व्याख्या। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधारित वृद्धि दर देश के 8 प्रमुख उद्योगों में वर्ष 2023-24 में 7.5% रही। इस्पात क्षेत्रक में 12.3%, कोयला क्षेत्रक में 11.7%, सीमेंट में 9.1% तथा बिजली उत्पादन में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 प्रमुख उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% है। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित बैंकों पर विचार कीजिए। 1. सिलिकॉन वैली बैंक, 2. सिग्नेचर बैंक, 3. रिपब्लिक फर्स्ट बैंक। उपर्युक्त में से कौन सा बैंक फेल हो गया? सही कूट है। विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 1 और 3, विकल्प C 1, 2 और 3 सभी, विकल्प D उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प C 1, 2 और 3 सभी। उत्तर की व्याख्या। सिलिकॉन वैली बैंक तथा सिग्नेचर बैंक 2023 में फेल हो गए। अब 26 अप्रैल 2024 को फिलाडेल्फिया स्थित रिपब्लिक फर्स्ट बैंक फेल हो जाने पर उसे फुलटन बैंक को हस्तगत करने का निर्णय ले लिया गया। प्रश्न संख्या 7, भारत में कार्यरत लघु वित्त बैंक निम्नलिखित में से किस कारण से यूनिवर्सल बैंक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं? 1. कुल वितरित साख का 75% प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए निर्धारित होना। सामान्य बैंकों के लिए ये सीमा 40% ही है। 2. कुल वितरित ऋणों में से 50% ऋण 25 लाख रुपए तक के ऋण लेने वालों के लिए निश्चित करना। सामान्य बैंकों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। 3. सामान्य बैंकों के लिए 11.5% के पूंजी पर्याप्तता मानकों के सापेक्ष 15% पूंजी पर्याप्तता मानक होना। 4. लघु बैंक के तमगा के चलते बड़े ग्राहकों का इन बैंकों से न जुड़ पाना। सही कूट है। विकल्प A केवल 1, 2 और 3, विकल्प B केवल 1 और 2, विकल्प C केवल 1, 2 और 4, विकल्प D 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प D 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 8, भारत में निम्नलिखित में से किस रासायनिक उर्वरक का उत्पादन नहीं किया जाता है? विकल्प A सिंगल सुपर फॉस्फेट, विकल्प B अमोनियम सल्फेट, विकल्प C म्यूरेट ऑफ पोटाश, विकल्प D मिश्रित उर्वरक। सही उत्तर है विकल्प C म्यूरेट ऑफ पोटाश। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत वर्ष 2030 तक सेवाओं के निर्यात को 1 लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक ले जाना चाहता है। 2. वित्त वर्ष 2024 में भारत से सेवाओं का निर्यात 4.9% बढ़कर 341.1 अरब डॉलर हो गया। 3. वित्त वर्ष 2024 में भारत में सेवाओं का आयात 2% घटकर 178.3 अरब डॉलर हो गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। प्रश्न संख्या 10। वित्त वर्ष 2023-24 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP आधारित संवृद्धि दरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए खनन 7.5%, विकल्प बी विनिर्माण 5.5%, विकल्प सी विद्युत 8.9%, विकल्प डी सामान्य 5.8%। सही उत्तर है विकल्प सी विद्युत 8.9%। उत्तर की व्याख्या। वित्त वर्ष 2023-24 में विद्युत के उत्पादन में 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में विद्युत उत्पादन में 8.9% की वृद्धि हुई थी। पृष्ठ संख्या 168। प्रश्न संख्या 11। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारांकन सर्वाधिक है? विकल्प ए प्राथमिक वस्तुएं, विकल्प बी उपभोक्ता वस्तुएं, विकल्प सी मध्यवर्ती वस्तुएं, विकल्प डी अधोरचना या निर्माण वस्तुएं। सही उत्तर है विकल्प ए प्राथमिक वस्तुएं। उत्तर की व्याख्या। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 बराबर 100 में सर्वाधिक भार 34.048612 प्राथमिक वस्तुओं का है। उसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं 28.168495, उपभोक्ता टिकाऊ का 12.839296 तथा उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं 15.329199, अधोरचना या निर्माण वस्तुओं 12.338363, मध्यवर्ती वस्तुओं 17.221487 का स्थान है। प्रश्न संख्या 12। वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है IIP आधार पर? विकल्प ए पूंजीगत वस्तुएं, विकल्प बी प्राथमिक वस्तुएं, विकल्प सी अधोरचना या निर्माण वस्तुएं, विकल्प डी मध्यवर्ती वस्तुएं। सही उत्तर है विकल्प सी अधोरचना या निर्माण वस्तुएं। उत्तर की व्याख्या। वित्त वर्ष 2023-24 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 बराबर 100 आधारित सर्वाधिक विकास दर अधोरचना या निर्माण वस्तुओं के क्षेत्र में दर्ज की गई है 9.6%। उसके बाद पूंजीगत वस्तुओं 6.2%, प्राथमिक वस्तुओं 6% तथा मध्यवर्ती वस्तुओं 5.2% का स्थान है। प्रश्न संख्या 13। वित्त वर्ष 2023-24 में 12 सरकारी बैंकों ने कुल कितना लाभ अर्जित किया है? विकल्प ए 1,42,000 करोड़ रुपए, विकल्प बी 1,10,500 करोड़ रुपए, विकल्प सी 85,000 करोड़ रुपए, विकल्प डी 37,360 करोड़ रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 1,42,000 करोड़ रुपए। उत्तर की व्याख्या। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 1,42,129 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में इन बैंकों का लाभ क्रमशः 66,540 करोड़ रुपए एवं 1,05,000 करोड़ रुपए था। प्रश्न संख्या 14। वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिकॉर्ड लाभ कमाया। इसमें निम्नलिखित कारकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। 1. गैर निष्पादनीय आस्तियों का पारदर्शी तरीके से पहचानना। 2. समाधान एवं वसूली। 3. पुनर्पूंजीकरण। 4. वित्तीय क्षेत्र में सुधार। सही कोट है विकल्प ए
केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। उत्तर की व्याख्या। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों के लाभार्जन में हुई वृद्धि में 4R यानी 4R की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। रिकॉग्निशन ऑफ एनपीएज ट्रांसपेरेंटली, रिकवरी ऑफ एंड सेटलमेंट ऑफ बैड लोन्स, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। प्रश्न संख्या 15। सरकार द्वारा 2016-17 से 2020-21 के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार द्वारा किया गया पुनर्पूंजीकरण की धनराशि कितनी थी? विकल्प ए 3.11 लाख करोड़ रुपए, विकल्प बी 2.75 लाख करोड़ रुपए, विकल्प सी 1.75 लाख करोड़ रुपए, विकल्प डी 90,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है विकल्प ए 3.11 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 16। वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों का निबल गैर निष्पादनीय अनुपात यानी NNPA कितना रहा है? विकल्प ए 0 से 1%, विकल्प बी 1 से 1.5%, विकल्प सी 1.5 से 2%, विकल्प डी 2% से अधिक। सही उत्तर है विकल्प सी 1.5 से 2%। प्रश्न संख्या 17। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार देश निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प ए संयुक्त अरब अमीरात, विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प सी चीन, विकल्प डी सऊदी अरब। सही उत्तर है विकल्प सी चीन। उत्तर की व्याख्या। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष में भारत चीन के बीच विदेश व्यापार का परिमाण 118.4 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। आयात 101.7 अरब डॉलर तथा निर्यात 16.7 अरब डॉलर, व्यापार घाटा 85.09 अरब डॉलर। इसके विपरीत वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत से निर्यात विगत वर्ष की तुलना में 1.32% घटकर 77.5 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात 20% घटकर 40.8 अरब डॉलर रह गया। कुल व्यापार 118.3 अरब डॉलर। प्रश्न संख्या 18। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जारी आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2018-19 से 2023-24 के दौरान भारत से चीन को निर्यात में 0.6% की गिरावट रही, जबकि भारत में चीन से आयात 44.7% बढ़कर 101.75 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। 2. 2018-19 से 2023-24 के दौरान भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात 52.41 अरब डॉलर से 47.9% बढ़कर 77.52 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। 3. 2018-19 से 2023-24 के दौरान भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात 14.7% बढ़कर 40.78 अरब डॉलर के स्तर पर रहा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। प्रश्न संख्या 19। वर्ष 2023-24 में भारत में आयातों के प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका, 2. संयुक्त अरब अमीरात, 3. रूस, 4. चीन। डॉलर मूल्य में
आयातों के घटते परिमाण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? विकल्प ए 4-3-2-1, विकल्प बी 4-1-2-3, विकल्प सी 4-2-3-1, विकल्प डी 1-2-3-4। सही उत्तर है विकल्प ए 4-3-2-1। उत्तर की व्याख्या। वर्ष 2023-24 में भारत ने विभिन्न देशों से आयात इस प्रकार रहा: चीन 101.74 अरब डॉलर, रूस 61.44 अरब डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात 48.01 अरब डॉलर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 40.77 अरब डॉलर। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकारी बैंकों को समेकित सकल गैर निष्पादनीय आस्तियां मार्च 2022 में रुपए 5.4 लाख करोड़ से कम होकर मार्च 2024 में 3.4 लाख करोड़ रुपए रह गया। 2. सरकारी बैंकों का शुद्ध गैर निष्पादनीय आस्तियां मार्च 2024 में रुपए 72,544 करोड़ रहा, जो मार्च 2022 में 1.54 करोड़ रुपए था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न संख्या 21। भारत में कार्यरत निजी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. निजी बैंकों का जीएनपीए मार्च 2022 में 1.74 लाख करोड़ रुपए से कम होकर मार्च 2024 में 1.24 लाख करोड़ रुपए रह गया। 2. निजी बैंकों का एनएनपीए मार्च 2022 में 40,500 करोड़ रुपए से कम होकर मार्च 2024 में 29,000 करोड़ रुपए रह गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने कई देशों व क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। 2. वर्ष 2023-24 भारत के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों की भारत से कुल आयात और निर्यात की हिस्सेदारी 28% है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। भारत ने दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, आसियान और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ व्यापार समझौते किए हैं। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों को भारत का निर्यात 2018-19 की तुलना में 2023-24 में 14.48% बढ़कर 122.72 अरब डॉलर हो गया। 2. वित्त वर्ष 2023-24 में मुक्त व्यापार समझौते के साझेदार देशों से आयात 2018-19 की तुलना में 38% बढ़कर 187.92 अरब डॉलर हो गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। पृष्ठ संख्या 169। प्रश्न संख्या 24। 8 प्रमुख उद्योगों के लिए प्रतिमाह जारी किए जाने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 प्रमुख उद्योगों के सम्मिलित सूचकांक का भार 40.27 है। विकल्प बी, 8 प्रमुख उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नियत किया जाता है। विकल्प सी, 8 प्रमुख उद्योगों के सम्मिलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार रिफाइनरी उत्पादों का है। विकल्प डी, वर्ष 2023-24 में 8 प्रमुख उद्योगों की आईआईपी आधारित विकास दर 7.5% रही है। सही उत्तर है विकल्प बी, 8 प्रमुख उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नियत किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस समूह का है? विकल्प ए, मध्यवर्ती वस्तुएं। विकल्प बी, पूंजीगत वस्तुएं। विकल्प सी, अधोरचना या निर्माण वस्तुएं। विकल्प डी, उपभोक्ता वस्तुएं। सही उत्तर है विकल्प डी, उपभोक्ता वस्तुएं। उत्तर की व्याख्या। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार किए और निर्गत किए जाने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में उपयोग आधारित समूहों का भार उपभोक्ता वस्तुओं 28.168495, मध्यवर्ती उत्पादों का 17.221487, अधोरचना या निर्माण वस्तुओं का 12.338363 तथा पूंजीगत वस्तुओं का 8.223043 है। प्रश्न संख्या 26, वर्ष 2023-24 में भारत में सर्वाधिक आयात किस देश से किए गए? विकल्प ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प बी, संयुक्त अरब अमीरात। विकल्प सी, चीन। विकल्प डी, रूस। सही उत्तर है विकल्प सी, चीन। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसके द्वारा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम हेतु 2022 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे? विकल्प ए, उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार। विकल्प बी, सर्वोच्च न्यायालय। विकल्प सी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। विकल्प डी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग। सही उत्तर है विकल्प सी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। प्रश्न संख्या 28, भारत के निर्यात बास्केट का एक प्रमुख उत्पाद समूह कतिपय देशों में मानक से अधिक घातक रसायन पाए जाने के कारण सुर्खियों में रहा। विकल्प ए, एमडीएच और एवरेस्ट के डिब्बाबंद मसाले। विकल्प बी, सब्जियां और फल। विकल्प सी, औषधियां। विकल्प डी, सूती गारमेंट्स। सही उत्तर है विकल्प ए, एमडीएच और एवरेस्ट के डिब्बाबंद मसाले। उत्तर की व्याख्या। सिंगापुर एवं हांगकांग ने भारत के 2 अति प्रतिष्ठित ब्रांडों एमडीएच तथा एवरेस्ट के डिब्बाबंद मसालों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन मसालों में उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रसायन एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा मानकों से अधिक पाई गई है। प्रश्न संख्या 29, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट के साथ कितनी अवधि के लिए लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संसद से पारित कराया था? विकल्प ए, 3 महीने अप्रैल से जून 2024। विकल्प बी, 4 महीने अप्रैल से जुलाई 2024। विकल्प सी, 5 महीने अप्रैल से अगस्त 2024। विकल्प डी, 6 महीने अप्रैल से सितंबर 2024। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, कोषागार हुंडियां यानी ट्रेजरी बिल्स भारत सरकार। 2, कैश मैनेजमेंट बिल भारत सरकार। 3, दिनांकित प्रतिभूतियां भारत सरकार। 4, राज्य विकास ऋण राज्य सरकार। उपर्युक्त में से कितनी मदों को सरकारी प्रतिभूतियां माना जाता है?
विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी सभी 4। सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। प्रश्न संख्या 31। राज्य विकास ऋणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य सरकारें राज्य विकास ऋणों के द्वारा बाजार से ऋण जुटाती हैं। 2. राज्य विकास ऋण सामान्य नीलामी द्वारा निर्गत दिनांकित प्रतिभूतियां हैं। 3. राज्य विकास ऋणों का स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा निर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए की गई नीलामी की तरह है। सही कूट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 3 सभी, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 32। कृषि सखी समाभिरूपता कार्यक्रम KSCP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए ये कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय की एक अभिनव पहल है। विकल्प बी इस कार्यक्रम में 70,000 कृषि साखियों को पैरा प्रसार कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। विकल्प सी कृषि सखियां कृषक मित्रों के रूप में कार्य करती हैं। विकल्प डी कृषि सखियां राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सही उत्तर है विकल्प ए ये कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय की एक अभिनव पहल है। उत्तर की व्याख्या। कृषि सखी समाभिरूपता कार्यक्रम कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। प्रश्न संख्या 33। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के आधार पर भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। विकल्प ए 193 देशों में भारत का रैंक 2022 में 134 है। विकल्प बी 2022 में भारत के मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.593 है। विकल्प सी 2022 में औसत जीवन प्रत्याशा 67.7 वर्ष थी। विकल्प डी 2022 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6,951 थी। सही उत्तर है विकल्प बी 2022 में भारत के मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.593 है। उत्तर की व्याख्या। 2022 में भारत के मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.644 था। प्रश्न संख्या 34। लाभ एवं निर्धनता बलात् श्रम का अर्थशास्त्र रिपोर्ट किस निकाय द्वारा जारी की गई है। विकल्प ए विश्व बैंक, विकल्प बी संयुक्त राष्ट्र संघ, विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, विकल्प डी विश्व आर्थिक मंच। सही उत्तर है विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। प्रश्न संख्या 35। अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए गए ग्रो पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। विकल्प ए कृषि वानिकी के साथ पड़ती भूमि पर हरित पट्टी का विकास, विकल्प बी 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण निवारण, विकल्प सी प्रति बूंद अधिक फसल, विकल्प डी दुधारू पशुओं की प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि। सही उत्तर है विकल्प ए कृषि वानिकी के साथ पड़ती भूमि पर हरित पट्टी का विकास। उत्तर की व्याख्या। नीति आयोग ने 12 फरवरी 2024 को ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री GROW ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया। इसके अंतर्गत सुदूर संवेदी एवं GIS तकनीक को प्रयुक्त करते हुए भारत के सभी जनपदों में कृषि वानिकी की उपयुक्तता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुसंस्थानिक प्रयास करना है। प्रश्न संख्या 36। सॉवरेन हरित बॉन्डों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक प्रकार का सरकारी ऋण है जिसका प्रयोग न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था में भारतीय परियोजनाओं का वित्तपोषण
किया जाता है। 2. इस बॉन्ड से जुटाई गई धनराशि का प्रयोग हरित परियोजनाओं के लिए किया जाता है। 3. इन पर देय ब्याज दर सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर से कम होती है। 4. ये बॉन्ड सांविधिक तरलता अनुपात के तहत वर्गीकृत हैं। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 37। क्लस्टर विकास कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? विकल्प ए बागवानी, विकल्प बी रेडीमेड गारमेंट्स, विकल्प सी समुद्री उत्पाद, विकल्प डी रेशम कीट पालन। सही उत्तर है विकल्प ए बागवानी। पृष्ठ संख्या 170। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 142वां है। 2. फरवरी 2024 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 37% है। 3. महिलाओं और पुरुषों द्वारा प्रतिपादित घरेलू कामकाज में दिए जाने वाले समय का अनुपात 7.2:2.8 है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। प्रश्न संख्या 39। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए वित्त आयोग एक सांविधिक एवं संवैधानिक निकाय है। विकल्प बी वित्त आयोग सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। विकल्प सी वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। विकल्प डी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सही उत्तर है विकल्प बी वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही है? विकल्प ए विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकल्प बी विश्व बैंक का आकलन है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में 8 से अधिक रहेगी। विकल्प सी वित्त वर्ष 2024 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% पर रह सकता है। विकल्प डी वित्त वर्ष 2024 में भारत के विदेश व्यापार का परिमाण $1300 अरब से अधिक रहा है। सही उत्तर है विकल्प ए विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पृष्ठ संख्या 171। पृष्ठ संख्या 171 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 172।